ओके, सो हेलो सभी लोगों को, नमस्ते। मेरी तरफ से मैं हूँ आपका होस्ट श्री, आप देख रहे हैं श्री डायलॉग्स को। मेरे साथ आज है कि 2 लोग अभी मेरे साथ पैनल में 2 लोग और जुड़े हुए हैं। एक तो अनुश्रावत जी जो कि कैरेट न्यूज़ चैनल के ओनर है एंड ब्रॉली भाई यानी कि एग्नोस्टिक हीथन नाम का इनका चैनल है। तो ये दोनों आज जुड़े हुए हैं एंड जो टॉपिक आज हम बात करने वाले हैं है कि ये आई होप ये कि आपको है कि कुछ नया जानने को मिले इस वीडियो से सबसे पहली बात तो। एंड आज का जो टॉपिक है वो है लॉजिकल फैलेसीज़ के ऊपर। लॉजिकल फैलेसीज़ होती क्या है पहली बात तो। तो आपको पता ही होगा जैसे अगर आपने कि इसके बारे में काफ़ी कई बार सुना होगा, जैसे ना कि जब आप ऑनलाइन देखते हो डिबेट्स में तो आपने कई बार सुना होगा ये टर्म। तो लॉजिकल फैलेसीज़ आई होप कि अगर आप इनके बारे में जान लोगे तो आपको जब आप किसी से आर्ग्यू कर रहे हो, डिबेट कर रहे हो तो आपको ये हेल्प करेगा इन अ वे। है कि आपको जब भी ये मिस्टेक्स है कि अगर पता रहेंगी जो आर्ग्यू करते वक़्त कि लोग कमेंट करते हैं आर्ग्यूअर्स, तो वो आपको आई होप हेल्प करेगा जो हमारे कि दर्शक देख रहे हैं। जब आप कभी किसी से बहस कर रहे हो तो ये कि आपको किस तरह से आर्गुमेंट प्रेज़ेंट करना है, कि आर्गुमेंट्स में मिस्टेक्स किस तरह से अवॉइड करनी है, वो आपको ऐसे हेल्प करेगा। तो मैं पहली बात तो ये कि ब्रॉली भाई से पूछना चाहूँगा कि ब्रॉली भाई आप थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए इसके बारे में। लॉजिकल फैलेसीज़ होती क्या है? क्योंकि आपको सबसे ज़्यादा पता होगा आई थिंक इस मामले पे। मुझे भी इतना मतलब कि अगर डीपली टर्म में देखा जाए तो मुझे डीपली इतना नॉलेज नहीं, मतलब एक प्रॉपर जो किसी भी चीज को डिफाइन करने का होता है, पर इसे जनरल टर्म में पता है कि लॉजिकल फेलिसीज वो ज्यादा होती है जब हम किसी भी कोई टॉक कर रहे हैं या फिर कोई आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। उसमें कई तरीके क्या करते हैं, कोई सबकॉन्शियसली या फिर कॉन्शियसली, कोई जानबूझ के या फिर ऐसे बिना अनजाने में कई सारी मिस्टेक्स कमिट्स किया करा करते हैं। जैसे कि अगर किसी के आगे वाले को कोई डेटा या फिर फैक्ट्स प्रेजेंट करना हो, तो उसको मैनिपुलेट करना या फिर पहले से उसको प्री सपोज कर लेना कि हम जो फैक्ट बताने वाले हैं वो सारी बातें सही है, या फिर कुछ चीजें ऐसी होती है जो आगे वाले को मैनिपुलेशन करके अपनी जो भी गलत बातें रहेंगी उसको एक सही वे में प्रेजेंट करने का इसका। तो ऐसे कई सारी चीजें होती है लॉजिक देने के, इसमें भी ऐसे कई सारी फैलेसी होती है। ये तो हुँ, सही है। ओके, बाकी सबके हम आई स्ट्रीम में आगे और आगे देखेंगे उसके टाइप्स भी क्या है और ओके, कैसे ओके, चीजें कंडक्ट होती है। ओके, वेरी वेल, ठीक है। तो बेसिकली है कि देखिए मैं यहाँ पे स्क्रीन दिखा दे रहा हूँ। तो लॉजिकल फैलेसीज़ होती क्या है ज़रा देख लेते हैं थोड़ा-सा ऐसे कि एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि अ फैलेसी इज़ द यूज़ ऑफ इनवैलिड और अदरवाइज़ फॉल्टी रीज़निंग इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ एन आर्गुमेंट। यानी कि जैसे अभी आप देखोगे ना कि जैसे 1 सेकंड। जैसे अगर आप देखते हो ना कि जब आप आर्ग्यू करते हो रेटोरिक्स में है कि इसका बहुत यूज़ होता है, आर्गुमेंटेशन थ्योरी में इसका यूज़ होता है। तो लॉजिक के फील्ड में अगर देखो ना तो लॉजिकल फैलेसीज़ का बेसिकली यही मतलब होता है। फैलेसी क्या होती है? इनवैलिड फॉर्म ऑफ रीज़निंग जो एक फॉल्टी टाइप ऑफ रीज़निंग होती है, उसी को लॉजिकल फैलेसीज़ कहते हैं, जो हम कमिट करते हैं, जो मिस्टेक्स हम कमिट करते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन है कि उसके टाइप्स भी होते हैं, 2 तरह की होती है लॉजिकल फैलेसीज़। अ, फैलेसीज़ आर कॉमनली 1 मिनट यहाँ पे आई होप मैं स्क्रीन में ये बड़ी कर देता हूँ पहले तो। हाँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो फैलेसीज़ आर कॉमनली डिवाइडेड इनटू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल फैलेसी अब एक फॉर्मल फैलेसी क्या होती है? फॉर्मल फैलेसी इज़ अ फ्लॉ इन द स्ट्रक्चर ऑफ अ डिडक्टिव आर्गुमेंट कि जो आर्गुमेंट सर्टेनिटी देने के लिए क्या है कि यूज़ किया जाता है, जो आर्गुमेंट लॉजिकली वैलिड जिनके जिनके है कि प्रेमिसेस से सर्टेन कंक्लूजन निकलते हैं, जो कि एब्सोल्यूटली सर्टेन होते हैं। कि जो कि सर्टेन प्रेमिसेस से एक सर्टेन कंक्लूजन निकलता है, जिसमें कोई संदेह नहीं होता, उसे डिडक्टिव आर्गुमेंट कहते हैं। एंड ऐसे आर्गुमेंट नहीं कि ऐसे आर्गुमेंट डिडक्टिव आर्गुमेंट होते हैं जिनमें है कि अ, इनके स्ट्रक्चर में कि जिनकी है कि जिनके फॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी का क्या मतलब हुआ यहाँ पे कि स्ट्रक्चर इनके लॉजिकल स्ट्रक्चर में फ्लॉ हो, लेकिन इनको वो कंसिस्टेंट नहीं होते प्रेमिस और जो कंक्लूजन है ना, जो कंक्लूजन है वो प्रेमिसेस से है कि फॉलो नहीं कर रहा, जो कि एक एसेंशियल पार्ट है एक आर्गुमेंट को डिडक्ट। एक तो ये फॉर्मल फैलेसीज़ हो गई जो है कि लॉजिकल स्ट्रक्चर जब कहीं कोई आर्गुमेंट लॉजिकली इनवैलिड होता है। इनवैलिड कब होता है? जब वो एक जब कहिए उसके प्रेमिसेस जब उसका है कि जो कंक्लूजन है वो उसके प्रेमिसेस से फॉलो नहीं कर रहा है। देन उसके स्ट्रक्चर में है कि हम कह सकते हैं फ्लॉ है और उसी फ्लॉ को हम फॉर्मल फैलेसीज़ के रूप में है कि क्लासिफाई कर सकते हैं। अब यस जैसे आप पढ़ सकते हैं दैट 1 मिनट सॉरी एक काम करते हैं, उसको थोड़ा सा एग्जांपल देके दैट सिंपलीफाई करने की कोशिश करता हूँ मैं। रेंडर्स द आर्गुमेंट इनवैलिड। एक्चुअली एक काम करता हूँ, रुको, मैं कोई एग्जांपल देने की उसको समझाने की कोशिश करूँ, ताकि जिससे लोगों को और आसानी से समझ में आ सके कि हाँ, क्या हो करिए, सकता करिए। है। श्योर, देखिए, श्योर, श्योर। मैं दो
इसे 2 एग्ज़ाम्पल देके मैं समझाने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक सोशल नेटवर्किंग पे हर किसी ने 2 तरीके के ग्रुप्स को देखा होगा। पहले एक होगा थीस्ट होगा और दूसरे एथिस्ट होंगे। जो आज के हमारे इंडिया में एथिस्ट होते हैं, वो जनरली कोई भी जो भी स्टोरीज़ होती है रिलीजियस स्टोरीज़, उनमें एक बहुत ज़्यादा फैलेसी कमेंट करते हैं कि वो बोलते हैं कि देखो तुम्हारे गॉड्स ने एक माउंटेन को अपनी एक छोटी-सी उँगली पे कैसे उठा लिया या फिर तुम्हारे गॉड्स फ्लाई कैसे कर सकते हैं क्योंकि एक माउंटेन को अपनी लिटिल फिंगर पे उठा पाना, ये तो इम्पॉसिबल ही है बिल्कुल किसी ह्यूमन के लिए। और सेकंड चीज़ अगर कोई भी जो गॉड्स होते हैं या फिर देवता बोल लो, वो आसमान में उड़ कैसे सकते हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि कोई तो उड़ सकता है नहीं विदाउट विंग्स के। तो ये चीज़ जैसे तो इसमें क्या आ रही है ये फैलेसी है। क्यों? क्योंकि जो गॉड के पास में होती है, वो होती है भाई पावर्स होती है उनके पास में, सुपरनैचुरल पावर्स होती है, तो उनपे लॉजिक लगा पाना कि ये अनसाइंटिफिक है, ये भी एक तरीके की फैलेसी है। क्यों? क्योंकि उनके पास में सुपरनैचुरल पावर्स है, इसलिए वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। हाँ, या हाँ, अगर ये मैं आप बोलूँ कि जैसे अगर मैं बोलूँ कि भाई स्पाइडरमैन हवा में क्यों नहीं उड़ सकता? सुपरमैन हवा में उड़ सकता है। क्योंकि सुपरमैन के पास में वही एबिलिटी है उड़ने की। तो सुपरमैन फ्लाई कर सकता है, स्पाइडरमैन फ्लाई नहीं कर सकता। और सेकंड पॉइंट चीज़, अब बहुत सारे थीस्ट ये आर्गुमेंट देते हैं कि भाई हम बंदर में से इंसान कैसे इवॉल्व हो गए? क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है और बंदर में से अगर इंसान इवॉल्व हुए हैं, तो आज तक बंदर एग्जिस्ट क्यों करते हैं? तो उनको थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन पढ़ने की ज़रूरत है कि थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये नहीं बोलती है कि हम बंदर से इवॉल्व हुए हैं। बंदर, चिंपैंजीज और हम ह्यूमंस सबके एक ट्रेस बैक करके हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन एक कॉमन एंसेस्टर्स है जहाँ से हम लोगों का ये हुआ है फैमिली ट्री की ब्रांच और स्प्लिट होना शुरू हुई है और एवोल्यूशन के प्रोसेस के थ्रू ये एक हुआ मिनट, है। हुँ। ब्रॉली जी, 1 सेकंड। आई थिंक है कि आपका एग्ज़ाम्पल है शायद से टॉपिक से थोड़ा भटक रहा है। मैं अगर आप मुझे इजाज़त दो, मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा। अ, हाँ, हाँ। और मैं उसको एक्सप्लेन कर ही हाँ, रहा जैसे था। देखिए, यस तुम भी एग्ज़ैक्टली। एग्ज़ाम्पल फॉर दो। एग्ज़ाम्पल अगर डिडक्टिव आर्गुमेंट जैसे होते हैं ना कि अगर जैसे आपको पता है फॉर्मल फैलेसी क्या होती है, डिडक्टिव आर्गुमेंट्स में जिनके फ्लॉ होते हैं स्ट्रक्चर में, जो आर्गुमेंट जो कि डिडक्टिव होते हैं खासकर जिनके कि लॉजिकल स्ट्रक्चर में फ्लॉ होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए एक प्रेमिस है, एक प्रेमिस होता है, आर्गुमेंट क्या है प्रेमिस और कंक्लूजन से बना रहता है। तो एक प्रेमिस है कि अ, दिल्ली लाइज़ इन इंडिया, प्रेमिस 1 हो गया। आई एम इन दिल्ली है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं दिल्ली में हूँ, लेकिन दिल्ली पहला प्रेमिस ये हो गया कि दिल्ली इंडिया में पड़ता है, मैं और दूसरा प्रेमिस हो गया मैं दिल्ली में हूँ। तो हेंस द कंक्लूजन फॉलोज़ डिडक्टिवली आई एम इन इंडिया, जो कि जो आपको पता है दिल्ली का कैपिटल है इंडिया की, इट्स अ पार्ट ऑफ इंडिया, इट इज़ अ सिटी व्हिच लाइज़ इन इंडिया। अब अगर मैं दिल्ली में हूँ, तो मैं कह सकता हूँ यस आई एम इन इंडिया। तो यहाँ पे डिडक्टिव आर्गुमेंट का ये हो गया, एक होता है कि एक लॉजिकल सीक्वेंस ये फॉलो करता है। अब ऐसे आप देख लीजिए कि इसमें आप देख सकते हैं कि आपको सर्टेनिटी मिल सकती है डिडक्टिव आर्गुमेंट्स में। जो प्रेमिस जो कंक्लूजन है एक आर्गुमेंट का वो प्रेमिसेस से है कि फॉलो करता है। नाउ अब ये अगर इसको मैं मान लूँ इसी आर्गुमेंट की लॉजिकल सीक्वेंसिंग में या उसके स्ट्रक्चर में कुछ फ्लॉ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कह दूँ कि लेट्स से कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल से लेट्स से टेक टेक अनदर एग्ज़ाम्पल कि प्रेमिस 1 जैसे अभी एक मान लीजिए एक दूसरा आर्गुमेंट लेते हैं उसमें प्रेमिस 1 मान लीजिए पेरिस जैसे क्या कहते हैं कि आई एम इन फ्रांस, ओके? एंड दूसरा प्रेमिस हो गया एंड पेरिस इज़ इन फ्रांस। तो हेंस इट follows that आई एम इन पेरिस। देखिए, अब देखो ये एकदम रैंडम है, ये नॉनसेंसिकल है जो मैं बोला। क्यों? क्योंकि ये सभी प्रेमिसेस फैक्चुअली करेक्ट हैं। यस, मैं फ्रांस में हूँ, ये फैक्चुअली करेक्ट हो सकता है। पेरिस फ्रांस में पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली पेरिस फ्रांस की कैपिटल है। यस, पेरिस फ्रांस में पड़ता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि मैं पेरिस में हूँ, ओके? ये आप समझ रहे हो, ये सब की सब चीज़ें फैक्चुअली करेक्ट हैं, लेकिन ये एक लॉजिकल सीक्वेंस, एक ऑर्डर फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अभी ऐसे ही है कि ना जब एक डिडक्टिव आर्गुमेंट आप ऑफर करते हो अपने आर्ग्यू डिस्कशन में, डिबेट में, तो अगर उसकी लॉजिकल स्ट्रक्चर में कोई फ्लॉ है, तो उसी को फॉर्मल फैलेसी कहते हैं। उसके बारे में अभी जैसे कौन-कौन सी फॉर्मल फैलेसी होती है, तो हम उसके बारे में और जानेंगे आगे। अभी नाउ जैसे कि अभी देख लीजिए तो लेट मी ब्रिंग माय स्क्रीन बैक अगेन। ओके, अ, यस। तो ये मेरी स्क्रीन सबको दिख रही होगी, आई होप सो। ये रही। सबको मेरी स्क्रीन दिख रही है ना? हाँ, हेलो? दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। हाँ, दिख रही है। ओके, ओके, ओके। तो नाइस।
तो अब नाउ ऑन द अदर हैंड व्हाइल एन इनफॉर्मल फैलेसी ओरिजिनेट्स इन एन एरर इन रीजनिंग रादर देन एन इम्प्रॉपर लॉजिकल फॉर्म है कि अब यहाँ पे लॉजिकल स्ट्रक्चर पे नहीं है, लेकिन यहाँ की बात ये ना कि जो उसके प्रेमिसेस हैं, जो है कि अब देखिए कि आर्गुमेंट को साउंड होने के लिए, साउंड है कि उसको फैक्चुअली करेक्ट होने के लिए उसके प्रेमिसेस को यही ना, या उसके प्रेमिसेस को है कि फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए, और उसके प्रेमिसेस को उसके प्रेमिसेस और कंक्लूजन को है कि फैक्चुअली करेक्ट होना चाहिए। अगर आप एक फैक्चुअली करेक्ट कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हो, तो आपके जो प्रेमिसेस है उनको भी फैक्चुअली करेक्ट होना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल कह रहे हो कि आपका जो प्रेमिस आ रहा है, उससे जो कंक्लूजन निकल के आ रहा है, वो फैक्चुअली करेक्ट है। आप जो उसमें कंक्लूजन बता रहे हो, वो फैक्चुअली करेक्ट है। तो दिस दिस इज़ नोन एज़ दिस इज़ क्लासिफाइड अंडर एन इन्फॉर्मल फैलेसी। दिस इज़ नोन एज़ इन्फॉर्मल फैलेसी कि अभी रीज़निंग में नहीं, लॉजिकल स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है। लॉजिकल स्ट्रक्चर में है कि दिक्कत नहीं है, लेकिन है कि स्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, उसके ऑर्डर में दिक्कत नहीं है आर्गुमेंट के, लेकिन उसकी जो रीज़निंग है, जो क्या है कि उसके आप वैलिडिटी वैलिडिटी सॉरी गलत टर्म हो जाएगा, उसकी साउंडनेस है, उसकी फैक्चुअलिटी जो है आर्गुमेंट की, वो गलत है, तो उसमें है कि वो इन्फॉर्मल फैलेसी हो जाती है। तो अभी जैसे ना कि इन्फॉर्मल फैलेसी कौन-कौन सी होती है, तो इसको देखिए देखने के लिए ना, ये 1 सेकंड। ओके। तो अभी जैसे क्या है, कुछ एग्ज़ाम्पल्स होते हैं फॉर्मल इन्फॉर्मल फैलेसी के, हम बारी-बारी के सबको देखेंगे। तो कुछ पर्टिकुलर फैलेसीज़ होती हैं, जो कि डिस्कशन के दौरान ये बहुत से एक ही लोग कमेंट करते हैं कि कोई भी हो सकता है। पर्टिकुलरली जैसे अभी है कि रिलिजियस अपॉलजिस्ट का मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा, साइड करूँगा। तो वो क्या है कि अक्सर ये फैलेसीज़ कमिट करते हैं। तो कौन-सी वो फैलेसीज़ है, देख लेते हैं। हम कुछ एक ही फैलेसीज़ लेट्स टेक अ लुक एट सम ऑफ दीज़ फैलेसीज़, जो कि अक्सर है कि लोग डिस्कशन के दौरान कमिट करते हैं। पर्टिकुलरली जैसे कि जब लोग रिलीजियस अपॉलजिस्ट हो गए, फॉर एग्जांपल जो क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट होते हैं, उनके की एग्जांपल के साथ मैं दूँगा। ये को मतलब कि लॉजिकल फाइसिस कोई भी कमेंट कर सकता है, उसमें कोई वो नहीं है कि किसी पर्टिकुलर बंदे से है कि पर्टिकुलर लोगों से है कि व्यक्ति विशेष से है कि स संबंधित है। नहीं, कोई भी है कि बंदा जो डिबेट कर रहा है, डिस्कस कर रहा है, कोई आर्गुमेंट प्रेजेंट कर रहा है, तो वो उसमें देखिए अगर कोई मिस्टेक कर रहा है, उसमें कोई फ्लॉ है, तो फैलेसीज़ कमेंट करता है। ओके? सो कुछ फैलेसी हेलो, हेलो। हाँ, आवाज नहीं आ रही करती है ना, उनकी ऐड श्री होमोनिम्स क्या होते हैं? यस, एग्ज़ैक्ट यस, कहिए। हेलो, अनुष्रव जी, मेरी आवाज़ आ रही है किसी को? हाँ हाँ, अभी बिट्टू आ रही जी है आ अभी। रही है। मेरी आवाज़ कटी तो नहीं थी ना? अभी ये कि मैं बोल रहा था। कट गई थी अभी बीच में, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो एक काम करना, अभी से जो हेलो? बोलना था, अच्छा, फिर से शुरू करना तो बोलना था। इसको इसको कट कर देना। ओके, ओके। ठीक है, ठीक है। ओके, सो मैं कैसे इतना इश्यू करेगा भी तो कट करूँ या ना करूँ, उसमें तो दिक्कत नहीं होती। मैं ये इतना कहूँगा कि ये जो सबसे पहली फैलेसी जो है कि जो है, अभी जो मैं दिखाना चाहता हूँ, जो सबसे पहली फैलेसी, वो सबसे पॉपुलर वन है, जो कि सब अक्सर ही बहुत से लोग कमेंट करते हैं, एंड दैट वुड बी एड होमिनम्स। तो ब्रॉली भाई, आप बता सकते हैं कि एड होमिनम का क्या मतलब होता है? तो एक्सप्लेन कर सकते हैं इस फैलेसी के बारे में? अ, मैं अभी थोड़ा बिज़ी हूँ, बाहर हूँ, तो देखते हैं। तुम कंटिन्यू करते रहो, मैं कुछ एक वेल सूटेबल प्लेस देख रहा हूँ बैठने के इसके लिए, जहाँ पे आराम से बैठ के मैं डिस्कशन कर सकूँ। तो ओके, थोड़ा नो इश्यू। कंटिन्यू रखो। तो ये लीजिए, एक सेकंड, मैंने अपनी स्क्रीन खोल ली है। ओके, ओके, ओके। नाइस, वेरी वेल। ओके, मैं अपनी स्क्रीन ले आऊँ 1 मिनट। ठीक है, तो सबसे पहली फ़ालासी जो है, ये है एड होमिनम। तो एड होमिनम फ़ालासी जो है, जो ये लैटिन का फ्रेज़ है एड होमिनम, इसका मतलब होता है टू द पर्सन है, इसका कि ये मतलब होता है कि पर्सन को, या होमिनम को ही पर्सन को, मैन को, एक यहाँ पे डिनोट किया जाता है, तो पर्सन को जब आप अटैक करो। तो बेसिकली इट्स एन इन्फॉर्मल फ़ैलासी जो कि अक्सर लोग कमिट करते हैं। यहाँ पे है कि रीज़निंग में दिक्कत रहती है, क्या है ना, इसके जान लेते हैं क्या होती है एड होमिनम।
इसका बेसिकली डेफिनेशन क्या होता है ना कि यू अटैक योर ओपोनेंट्स कैरेक्टर और पर्सनल ट्रेट्स इन एन अटेम्प्ट टू अंडरमाइन देयर आर्गुमेंट कि फॉर एग्जांपल लेट्स से कि ऐसे क्या कि किसी ने कि एक कहा फॉर एग्जांपल किसी ने कह रहा है कि जैसे ये अक्सर है कि आप देखो ना कि ये रिलीजियस अपॉलोजिस्ट जैसे होते हैं बहुत से, वो है कि इसे यूज़ करते हैं कि कई बार आप देखोगे फॉर एग्जांपल कि जैसे आर्ग्यू कर रहे हो तो वो कहते हैं कि आप कोई सोर्स साइट कर रहे हो तो आप वो कहेंगे ना, जैसे फॉर एग्जांपल वो कहते हैं कि ये सोर्स वैलिड इसलिए नहीं क्योंकि जो इसको सोर्स को लिखने वाला है वो सही व्यक्ति नहीं है, उसका उसका कैरेक्टर खराब है। तो बेसिकली आप मोटा-मोटा इतना समझ लीजिए कि एड होमिनम्स क्या होता है ना कि ये रहते हैं कि बेसिकली एड होमिनम्स क्या रहते हैं ना कि ऐसे कोई आप किसी के तर्क को, किसी के आर्गुमेंट को इस बिना पर खारिज कर रहे हो जस्ट बिकॉज़ क्यों? क्योंकि ये है कि जस्ट बिकॉज़ कि वो व्यक्ति जो है वो उसका कैरेक्टर खराब है, उसके आप उसके चरित्र पे आप लांछन लगाकर उसके आर्गुमेंट को आप गलत साबित करने की कोशिश करो, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल बकवास है। ऐसे अभी क्या है कि ना एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ ब्रॉली भाई आपको अगर आई डोंट नो आपको ये मालूम है कि नहीं आपने कि वो क्राइस्ट क्राइस्ट मिथ थ्योरी का नाम सुना है? जो कि कहती है कि जीसस का कभी अस्तित्व था ही नहीं। क्राइस्ट मिथ थ्योरी। हेलो? हाँ, एक बार थोड़ा फिर से रिपीट कर देना। अच्छा मेरी आवाज़ तो आ रही है ना? हाँ, आ रही है, बिल्कुल क्लियरली आ रही है। हाँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि आपने कि उसके बारे में सुना है क्राइस्ट मिथ थ्योरी जो कि अक्सर है कि आप देखोगे एथियस्ट के बीच में है कि काफ़ी है कि वो कॉमन रहती है, कई सारे एथियस्ट है कि इसको मानते हैं। जो कहते हैं ना कि जीसस का कोई अस्तित्व था ही नहीं, क्राइस्ट का कोई अस्तित्व अस्तित्व था ही नहीं। जो जीसस का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल मिथिकल है, वो एक फ़िक्शनल कैरेक्टर है। तो जैसे हाँ, ऐसे कई सारे लोग जो मिथिसिस्ट है, 2 तरीके आ जाते हैं ना। एक मिथिसिस्ट मानते हैं जीसस को पूरा मिथ मानते हैं कि जीसस की जो भी स्टोरी थी ए टू जेड, चाहे वो उसके बर्थ से हो, डेथ से हो, रेज़रेक्शन से हो, क्रूसिफिक्शन से हो, ये सारी स्टोरी फेक्स है जो कि एक बनाई गई हो। और दूसरी चीज़ लोग ये मानते हैं कि हिस्टोरिकली जीसस कोई एग्ज़िस्ट किया करा करता था, और उसके बेसिस पे जो उसकी लाइफ की जर्नी थी, लोगों ने उसको ट्विस्ट करके, बहुत ट्विस्ट करके, उसमें मिरेकल्स ऐड अप कर करके ये स्टोरी बनाई हुई है गॉस्पेल्स की। ऐसे 2 तो ओपिनियन हाँ, मिल वो जाते हैं। रहता है। जैसे वो कि रहता है कि हार्ड हुँ, कोर मिथिज़्म और सॉफ्टकोर मिथिज़्म। डॉक्टर रिचर्ड कैरियर। हाँ, जो है ना कि जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट होते हैं ना, वो इसको इस बात पे खारिज कर देते हैं। जैसे डॉक्टर रिचर्ड कैरियर जो है, जब वो है कि इस थ्योरी क्या है कि क्राइस्ट मिथ थ्योरी जीसस कभी एक्सिस्ट करता ही नहीं था। जो कि एक पीएचडी स्कॉलर है बाय द वे बता दूँ, आप उनके बारे में सर्च करिएगा रिचर्ड सी कैरियर। वो है कि जो कि क्राइस्ट मिथ थ्योरी के एक बड़े प्रोपोनेंट हैं, पीएचडी स्कॉलर इन एंशिएंट हिस्ट्री। उन्होंने है कि जब जब वो मैंने देखा है कि जब वो आर्ग्यू करते हैं, तो कई बार लोग क्या है ना ये कहते हैं उनके बैकग्राउंड को लेके, उनके एकेडमिक करियर, उनके एकेडमिक बैकग्राउंड को लेकर कि उनके ऊपर ना मैं बता दूँ, रिचर्ड कैरियर के ऊपर क्या है कि सेक्सुअल मिसकंडक्ट के है कि एलिगेशंस लग चुके हैं। येस, उसके ऊपर आरोप लगाए गए हैं उन्हीं के एम्पायर के द्वारा, और कई लोग ना कि जब कहेंगे कि जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट होता है, वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं। कैसे? जो क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट होते हैं, वो अक्सर है कि मैंने देखा है जब डॉक्टर कैरियर इसके बारे में आर्ग्यू करते हैं, वैसे मैं बता दूँ जस्ट टू बी श्योर, मैं खुद एक मिथिसिस्ट नहीं हूँ, मैं क्राइस्ट मिथ थ्योरी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन मैंने ये देखा ज़रूर है कि जब रिचर्ड कैरियर क्या कि इसके बारे में आर्ग्यू करने जाते हैं, तो कुछ ऐसे रहते हैं कि क्रिश्चियन अपोलोजिस्ट जो कि डॉक्टर कैरियर के कैरेक्टर के ऊपर है कि सवाल उठाएँगे। फॉर एग्ज़ाम्पल उनको कहेंगे कि ये व्यक्ति है कि इसके ऊपर सेक्सुअल मिसकंडक्ट के एलिगेशन लग चुके हैं इन्हीं के स्टाफ के द्वारा, तो हेंस इसका चरित्र सही नहीं, तो इसकी जो बातें हैं वो भी सही नहीं, वो भी बकवास है। तो ये एक एड होमिनम का, एक क्लासिकल एड होमिनम का एक एग्ज़ाम्पल रहता है। हुँ। इसका इसका एग्ज़ाम्पल तो ऐसे भी देख सकते हैं, तो देखो ऐसे कि आप इसमें अ, सहमत हैं कि नहीं? हुँ, हाँ, बिल्कुल इसमें तो सहमत हूँ मैं बिल्कुल। देखो, मेरे साथ में भी सम पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। जब भी मैं इंस्टाग्राम पे कोई भी अगर मैं रील या फिर कोई पोस्ट अपलोड करता हूँ मैं, जैसे कि रिलीजन के अगेंस्ट में, उसके सारे पॉइंट बिल्कुल वैलिड होते हैं। लेकिन पर लोग क्या करते हैं, अकाउंट चेक करते हैं, अकाउंट चेक करने के बाद में देखते हैं कि ये कौन से कंट्री से अकाउंट पोस्ट हुआ है। अब उन लोग को लॉजिक्स और आर्गुमेंट से कोई मतलब नहीं है, वो सीधा देखते हैं कि कहाँ से पोस्ट हुआ है। अब मेरा अकाउंट बेस्ड है इंडिया का, तो बहुत सारे लोग सीधा एक ही कमेंट करते हैं, दिस अकाउंट बेस्ड ऑन इंडिया, वी डू नॉट नीड टू सी फर्दर मोर डिटेल्स। मतलब आर्गुमेंट को तुमको उसे देखना ही नहीं है, जस्ट देखना नहीं है कि आर्गुमेंट किस तरीके से है, पॉइंट्स क्या है, काउंटर क्या है। बस एक चीज को तुमको देख लेना है कि आर्गुमेंट आया कहाँ से, तो ये पहले से ही उसके ऊपर बिल्कुल वेल
सूटेबल होती है कि आगे वाले का आर्गुमेंट्स को नहीं देखना है, बस तुम ये देखने लगो कि आगे वाला है कौन। अब ऐसे जरूरी तो नहीं है कि हर कोई वैसा करे। एग्ज़ैक्टली, मैंने खुद भी ये बहुत बार किया है, जब मैं यूट्यूब पे अभी एक ही ये मेरा पिछला चैनल था ना, तो उसमें भी मैंने देखा है, ये क्रिश्चियन लोग बहुत करते हैं एक्चुअली में करना। अच्छा अनुशरफ जी, आपका भी थोड़ा एक्सपीरियंस लेना चाहूँगा, अगर आपको इसके इस पॉलिसी के ऊपर कुछ ये कमेंट करना है तो प्लीज़ आप बताइए। अगर आपके जी पास कोई एग्ज़ाम्पल हो? हुँ। हाँ एग्जाम्पल तो है बट इसमें इस कॉन्टेक्स्ट में वो सूट होगा तो कि नहीं पता है। वैसे मैं बोल देता हूँ छोटा सा है। मैंने एक सोल्जर ऑफ गॉड नामक चैनल से एक डिबेट किया था। डॉग ही कहिए उसे। हाँ तो बेसिकली मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरा ओपोनेंट थोड़ा एजुकेटेड होगा, वो प्राइमरी सोर्स लाएगा अपने जो भी वो क्लेम करेगा। नहीं, वो किसी थर्ड पार्टी बुक लेकर आके बोल रहा है तुम्हारे शिव पुराण में ये लिखा है वो लिखा है। जब मैंने एक्चुअल में वो देखा, क्रॉस चेक किया, ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं, ऐसे थोड़ी है कि तुम कुछ कुछ भी दिखा दो कि तो हम वेरीफाई भी ना करें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं बाइबल 2.3 में लिखा है तो यू कैन हैव सेक्स विद योर मॉम एक्सेट्रा, तो वो सामने वाला क्रिश्चियन वो ये नहीं वेरीफाई नहीं करेगा। ऐसे तो एक्सेप्ट नहीं, ही विल नॉट एक्सेप्ट, ब्लाइंडली एक्सेप्ट नहीं करेगा बिना। तो ऐसे ही मैंने किया था, तो मुझे वो मिला ही नहीं जो वो रेफरेंस वो थर्ड पार्टी बुक से दिखा रहा था। क्योंकि वो मैन्युस्क्रिप्ट में है ही नहीं है, वो जो विद्येश्वर संहिता समथिंग था वो शिव पुराण के, उसमें 7 संहिता से, उसमें धर्म संहिता नामक कोई भी संहिता नहीं है। मैंने गीता प्रेस में भी देखा, जेल शास्त्री का भी कहीं भी नहीं है। पता नहीं ये कहाँ से धर्म संहिता उठाकर लेकर आ गया। तो मैंने बस इतना बोला कि तुम जो ये सोर्स दे रहे हो वो ये नहीं है। तो वो बोलने लगा ये बुक है ना जो थर्ड पार्टी, वो सुप्रीम कोर्ट तक जाकर आया। तो मैंने बस इतना पूछा कि तुम मुझे प्रमाण दे दो सुप्रीम कोर्ट का। ए नहीं 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 नहीं, मेरे पास वो प्रमाण नहीं है, ये बुक में लिखा है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये एग्ज़ैक्टली। बुक में, हाँ। अच्छा वैसे मैं आज ठीक है आपकी बात सही थी, इस कॉन्टेक्स्ट में तो बैठा नहीं, लेकिन मैं बता दूँ ये जो आप बता रहे हो ना, ये एक दूसरी फ़ैलेसी है, उसपे है कि बहुत अच्छे से लागू करते हैं एंड दैट इज़ अपील टू अथॉरिटी। बता दूँ अपील टू अथॉरिटी जो होता है ना, ये ये भी एक फ़ैलेसी रहती है, इट्स इट्स इनफॉर्मल फ़ैलेसी, ये भी एक फॉर्मल फ़ैलेसी है एंड लेट मी शो इट टू यू कि इनफॉर्मल फ़ैलेसी है ना, तो इसमें है कि क्या रहता है ना कि ए वेट, लेट मी शेयर माय स्क्रीन। तो एक थोड़ा सा छोटा सा ऐड कर देता हूँ मैं, यस, बाकी है। यस। तो क्या हुआ कि हाँ, उसके बाद ना मैंने इसको स्क्रीन शेयर करके दिखा दिया, तो ये उसके बाद बोल रहा है कि तुम सुप्रीम कोर्ट जाके जाके आओ, उसको बोलो कि ये बुक बैन करवा दे। अब मैं इस गोचू के क्लेम के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाने को बोल रहा है। उनको जाके बोलो ये बुक बैन कर। पहले तो प्रमाण नहीं दे रहा कि ये सुप्रीम कोर्ट तक गया भी नहीं है ये बुक। तो ऐसे बकवास चाइल्डिश आर्गुमेंट से लॉजिक फैलिसिस देते रहते हैं, तो इन सब से मत, मेरा ये जो व्यूअर्स देख रहे हैं, ऐसा लो आईक्यू पीपल से डिबेट ना करिए। थोड़ा मैच्योर क्रिश्चियंस होते हैं ना, उनसे जाके लड़िए। हाँ, आप कंटिन्यू कीजिए। यस, एग्ज़ैक्टली। वैसे आपने जो बात बोली ना, ये वैसे मैं बता दूँ ये जो फ़ैलेसी आपने बताई ना, ये एक्चुअली में ऐड होना तो नहीं कहूँगा, लेकिन दिस इज़ अनदर एग्ज़ाम्पल ऑफ अ डिफरेंट फ़ैलेसी, अपील टू अथॉरिटी। आई होप मेरी स्क्रीन दिख रही हो आप लोगों को? हाँ, बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो ये इसका ना ये आता है ना डिस्क्रिप्शन में आप पढ़ लेते हैं। अपील टू अथॉरिटी का था कि आप समझ सकते हैं कि अथॉरिटी को अपील करना, कि जब क्या कि आप किसी बात पे ना क्या कि एक अथॉरिटी को अपील करो, वैसे जो कि गलत नहीं होता है जनरली। अगर आपको किसी चीज़ का नॉलेज नहीं है तो आप क्या कि अथॉरिटी को ही, किसी और अथॉरिटी को जो एक्सपर्ट है उसी को अपील करोगे। लेकिन आप जब ये कहना शुरू कर देते हो, जब आप ये कहते हो ना कि वो अथॉरिटी जो कहती है वही परम सत्य है, ये कह रहे हो कि एकदम वही एकदम सही-सही है, और जब हम रेपुटेशन लाते हैं, आप रेपुटेशन को कि उस रेपुटेशन का रेपुटेशन नहीं कर पाते, आप बस कहो कि इसने कह दिया तो अब ये पत्थर की लकीर है और ये बस यही सही है। तो दैट बिकम्स एन अपील टू अथॉरिटी, देन दैट बिकम्स अ फैलेशियस रीजनिंग, कि आप एक पर्टिकुलर बंदे ने कहा है तो इसलिए सही है, आप खुद से नहीं कर रहे हो तर्क, आप तर्क नहीं कर रहे हो। चलो ठीक है, आपने आपको नॉलेज नहीं तो आपने दूसरी अथॉरिटी से एक्सपर्टीज़ आपने ली है,
वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हो कि अब ये अथॉरिटी सही है और ये गलत हो ही नहीं सकता। आफ्टर ऑल एवरी अथॉरिटी इज़ अ ह्यूमन अथॉरिटी आफ्टर ऑल। आप जिससे ले रहे हो वो भी एक इंसान ही है। तो अब जब मैंने ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल अनुष्रभ भाई आपने खंडन कर दिया। अब वो बंदा फिर भी कह रहा है ना कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, तो अपील टू अथॉरिटी क्या होता है कि जब कह रहे हो कि बस एक बंदे ने कह दिया। अभी अनुष्रभ भाई आखिर जो डिबेट हुई थी ना उसमें भी है कि वो बंदा ये कह रहा है कि ये वही आर्य समाजी डॉक्टर है, मैं वो चेक किया था जिस बुक का वो बता रहा था। आर्य समाजी डॉक्टर है, पीएचडी है, वो कह रहा है कि बस सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया तो अब सही है। मतलब कि इवन दो सुप्रीम कोर्ट ने वो कहा भी नहीं होगा, मैं दावे से कह सकता हूँ, सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ भी नहीं होगा, कुछ कुछ नहीं हुआ होगा। एंड उसने बस कि ये दावा कर दिया। अब जब आपने खंडन किया तब भी है कि उसको मानना नहीं है, वो अपने रेफरेंस को गलत नहीं मानता, देन दैट बिकम्स एन आर्गुमेंटम एड वेरे वेरेकंडियम, सॉरी मेरी लैटिन उतनी अच्छी नहीं है। वेरेकंडियम वेरेकंडियम तो आर्गुमेंटम एड वेरेकंडियम है कि जैसे कहते हैं इंग्लिश में अपील टू अथॉरिटी। तो ये अपील टू अथॉरिटी बन जाती है कि आप बेसिकली एक अथॉरिटी पे रिलाई कर रहे हो अपने खुद से तर्क करने के बजाय। आप खुद से है कि आर्गुमेंट का रेफुटेशन नहीं कर रहे हो, आप बस एक सिंगल बंदे की बात पर है कि भरोसा कर रहे हो आँख मूंद कर, देन दैट बिकम्स एन अपील टू अथॉरिटी। ओके, सो इसका भी एग्जांपल भी काफी तो अच्छा है ना, मतलब हिस्ट्री में भी हाँ, इससे रिलेटेड एग्जांपल देख सकते हैं कि अराउंड 15th सेंचुरी कैथोलिक चर्चेस ने काफी लोगों को ये बोलना शुरू कर दिया था कि तुम्हारे जो सिंस है वो एक टिकट जैसा कुछ बेचा करा करते थे प्राइज मनी कलेक्ट करने के लिए। वो टिकट बेचो, टिकट खरीदो, तुम्हारे सिंस जो है फॉरगिव होना शुरू हो जाएंगे। जस्ट बिकॉज उसको कैथोलिक प्रीस्ट ने बोल दिए और जो समय के जो हायर अपहोल्ड अथॉरिटीज थे उनने बोल दिए, लोग उसको मान के खरीद भी रहे थे। अब पूरी बाइबल छान मार लोगे, उसमें से कहीं तो मिलेगा नहीं भाई कि कोई टिकट खरीदने से कोई सिन फॉरगिव हो जाया करा करता है। इसी कारण तो प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन हुआ, तो मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन करके बहुत सारी चीजें पूछी कि तुम्हारा जो ये क्लेम्स है, जस्ट किसी अथॉरिटी ने बोल दिया कि भाई रिलीजन के नाम पे कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती है, वो ट्रू थोड़ी हो जाती है। फिर मार्टिन लूथर ने चर्च के डोर पे नेल से कुछ कोट्स को, बाइबल के कोट्स को रख दिया था और सवाल पूछे थे। ये तो एक वेल एग्जांपल है अपील टू अथॉरिटी वाला। जैसे एग्जैक्टली मैं बाय द वे बता दूं, जस्ट कहते जो इंडस्ट्रीज के सर्टिफिकेट्स इशू हुए थे सिंस को फॉरगेट करने के लिए, वो हाँ, तो दैट इज आल्सो एन एग्जांपल, दैट्स अ वेरी गुड एग्जांपल। देन मूविंग ऑन, मैं क्या कि 3 ही फाइल्स दिखाऊँ कि अभी ये ऑलमोस्ट आधे घंटे का हो चुका है रिकॉर्डिंग। तो मैं है कि अभी एक फाइल और दिखाऊँगा एंड फिर उसके बाद मैं आप दोनों को भी है कि लीव दूँगा। आई विल आल्सो गिव यू परमिशन टू लीव। तो ठीक है, तो उसके बाद अभी एक आखिरी फाइल ऐसी बची है, उसके बाद अम, हम दो हाँ, ये हम तीनों निकलते हैं फिर। ठीक है? तो वेल ओके हम्म। चलिए कोई बात नहीं। अनुज जी निकल चुके हैं, कोई बात नहीं, दिक्कत नहीं है। हम दोनों यही खत्म कर लेते हैं इसे, बस 5 मिनट का और होगा। अब जो मैं फ़ालाइसी दिखाने जा रहा हूँ ना, ब्रॉली भाई मैं कसम से कह रहा हूँ, ये ऐसी फ़ालाइसी है जो मैंने आर्ग्यू करते वक़्त ना क्रिश्चियंस के साथ बहुत देखी, इतना कसम से देखा ना, मैं थक गया ये फ़ालाइसी के खिलाफ आर्ग्यू करते-करते। और सामने वाला बंदा कभी इसको नहीं मानेगा, एंड दैट इज़ द टू कोक वे। अब ये लैटिन का फ्रेज़ है, ये भी लैटिन का फ्रेज़ है। इसका क्या होता है ना कि अब ये क्या होती है फ़ैलेसी, टू कोक वे। ब्रॉली में अगर आपको कुछ मालूम हो तो आप पहले बोल दीजिए, फिर मैं इसको थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करूँगा। एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये फाइलेसी तो मैंने भी बहुत ज्यादा कंडक्ट करके देखा हूँ, बहुत कंडक्ट। मतलब अगर तुम किसी आगे वाले को चीज पे कोई आर्ग्यूमेंट करते हो कि तुम्हारे वाली चीज में कुछ ऐसी ऐसी गलत है, वो जवाब देने की बजाय तुम पे ही कुछ रियल एलिगेशन या फिर फॉल्स एलिगेशन तुम पे पॉइंट आउट करने की कोशिश करता है, ना कि अपने इसको आंसर करने के बजाय। उस पर अगर जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूँ, अगर दो लोग लड़ाई कर रहे हो आपस में बैठे, वो एक बोलता है कि भाई तुम्हारे यहाँ पे इतनी अनसाइंटिफिक बात लिखी हुई है, तुम्हारे ऐसा फलाना ढिमकाना, तो आगे वाला उस क्वेश्चन को आंसर करने के बजाय आगे वाले दूसरे वाले पर्सन की जिसने पहले क्वेश्चन रेस किया, उसके इसमें क्वेश्चन पूछना, देखो तुम्हारे यहाँ पे ये लिखा है, ऐसा लिखा है, वैसा लिखा है, तो तुम ये ऐसा ऐसा क्या करते हो। मतलब अपने आप को जो क्वेश्चन रेस किए गए उसको आंसर ना करके दूसरे वाले पे चाहे तो फॉल्स एलिगेशन या ट्रू एलिगेशन लगा के अपने आप के क्वेश्चंस को अवॉइड कर पाना। ये तो मैंने बहुत ज्यादा चीजें देखा हूँ।
या एग्जैक्टली नहीं, आप देखते हो ना क्रिश्चियन अपॉलजिस्ट का दिक्कत यही रहती है ना कि अभी मतलब जब मैंने क्रिश्चियन के साथ इनकाउंटर रहा है मेरा, जब दर्शकों जब मैंने कि आगे क्या ना कि ये फालिसी जो सबसे ज्यादा बार कमिट की गई है। फॉर एग्जांपल अभी जो एग्जांपल दे देता हूँ एक, अब ये फॉर्मेसी ये फालिसी है क्या, इसका डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि बेसिकली आप जैसे ब्रॉली भाई ने डिस्क्रिप्शन दे दिया, लेकिन मैं बता देता हूँ एक बार कि आप बेसिकली कि सामने वाले के आर्गुमेंट को उसके लगा जो तर्क है, उनको खारिज करने की कोशिश कर रहे हो, उनको उनको एक्चुअली आंसर करने की कोशिश, उनको एक्चुअली है कि ना अवॉइड कर रहे हो आंसर करने से बाय टर्निंग बैक द टर्निंग बैक देयर क्रिटिसिज्म अपॉन देम ओनली। देखिए उन पर ही जो उनका जो लगाया हुआ तर्क है, वो जो आपके ऊपर जो लगाया हुआ जो प्रश्न है उनके द्वारा, आप वही क्वेश्चन को है कि उन्हीं के ऊपर पोस्ट कर रहे हो। तो एक एग्जांपल मैं थोड़ा सा देना चाहूंगा। फॉर एग्जांपल अगर कैसे कोई कहे कि आता कोई एंटी हिंदू आके कहता है, तो मैंने कि क्रिश्चियन के साथ देखा कि क्रिश्चियन ये आर्ग्यू करते हैं, दे डोंट रियलाइज दिस कि वो आते हैं कि वो ऐसे फॉर एग्जांपल ले लीजिए, वो कहते हैं कि हिंदुइज्म में ना कि जब हम कहीं पॉइंट आउट करते हैं, जैसे हम फॉर एग्जांपल फर्स्ट पॉइंट आउट करते हैं कि बाइबल में कितनी सारी चीजें ना अनसाइंटिफिक है, कितनी सारी इसमें जो बातें लिखी वो विज्ञान के विरुद्ध है। तो अब ना क्या है कि इसमें क्या है ना एक सबसे अजीब क्या है कि जवाब आएगा एक क्रिश्चियन की तरफ से। वो क्या है ना कि वो अब हिंदू ग्रंथों में से यही वर्सेस कोट करेगा। आप देख लेना, आप कभी किसी क्रिश्चियन को कहोगे ना कि तुम्हारे बाइबल में साइंटिफिक एरर है, तो अब वो यही करेगा। देखना सबसे कॉमन लाइन ऑफ डिफरेंस यही रहती है। वो हिंदू ग्रंथों में से ना जाने कहाँ से इंटरनेट से छाप कर वर्सेस कोट करेगा और आपको दिखाएगा कि आपके देखो आप हमारे ग्रंथों पे इल्जाम लगा रहे हो, जबकि आप अपने ग्रंथ देखो ना तो उसमें क्या-क्या है कि ये लिखा हुआ है। ये है कि अनसाइंटिफिक जो विज्ञान के खिलाफ है। तो एक बहुत सिंपल सी चीज़ इसका जवाब रहता है कि ठीक है, मैं मानता हूँ ये मेरे मेरे धर्म में मेरे है कि शास्त्रों में लिखा होगा। मैं मान लेता हूँ। लेकिन अगर मैं ये बात मानता हूँ तो तुम्हें भी ये माननी पड़ेगी कि तुम्हारे ग्रंथों में भी ये अनसाइंटिफिक चीज़ें लिखी हुई हैं, क्योंकि दूसरे के ऊपर लांछन लगाने से जो खुद के ऊपर लगा हुआ लांछन है, जो खुद के ऊपर लगा हुआ कीचड़ है, वो नहीं साफ होने वाला है, वो नहीं हटेगा। अगर आप कहोगे ना कि हिंदुइज़्म अनसाइंटिफिक है, तो उससे है कि क्रिश्चियनिटी साइंटिफिक नहीं प्रूव हो जाने वाली है। अगर आप कहो कि बाइबल में अश्लीलता है और कि सामने वाला जैसे मैंने कहा कि बाइबल में अश्लीलता भरी हुई है। अगर आप फिर हिंदू ग्रंथों में से अश्लीलता दिखाने की कोशिश कर रहे हो, हिंदू ग्रंथों में से ऑब्ससेनिटी, न्यूडिटी आप दिखाने की कोशिश कर रहे हो, उसमें से अश्लीलता दिखाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो बाइबल में जो लिखी बात है ना, उनको है कि कैंसल आउट नहीं करेगा, उनको जस्टिफाई नहीं करने वाला है कि ये इस चीज़ को, ये मेरी इस बात को, मेरे इस तर्क को, मेरे सवाल को ये एक्चुअली में आंसर नहीं करेगा कि बाइबल में अश्लीलता है। ये ऐसे रूल आउट नहीं करने वाला। बाइबल में अश्लीलता है तो है, अगर आपके पास कोई एक्चुअल जवाब है तो दो। वही सवाल दूसरे के ऊपर अगर घूम कर लगाने से है कि वही सवाल दूसरे दूसरे के ऊपर है कि वही सवाल है कि घूम कर लगाने से, उसके ऊपर उँगली उठाने से, उसी सवाल सवाल पर है कि उससे कि आपके ऊपर लगाया हुआ जो है ना, जो सवाल है वो आंसर नहीं हो जाएगा, वो आंसर नहीं होगा, वो आंसर नहीं होने वाला है। अगर आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाल रहा है, अगर आप वही कीचड़ दूसरे के ऊपर उछाल रहे हो ना, उसी व्यक्ति के ऊपर, तो आपके ऊपर लगा हुआ कीचड़, आपके दाँव में भी लगा हुआ दाग, वो साफ नहीं होगा। दैट इज़ ऑल आई वांट टू से। एंड इसका पार्ट 2 भी मैं लेकर आऊँगा। इस अभी और भी फैलेसीज़ हैं जो कि मुझे दिखानी है। बट अभी ये वीडियो है कि काफ़ी लंबी हो गई, तो वी विल डू इट सम अदर टाइम। क्यों, आप क्या कहते हैं ब्रॉली भाई? हाँ, बिल्कुल रहेगा, मतलब एक वीडियो में करीब 2 से 3 फैलेसीज़ को एक्सप्लेन करिए, ये भी काफ़ी अच्छा रहेगा और इसको कंसिस्टेंटली एग्ज़ैक्टली। इस सीरीज़ को चलाते रहने का। यस, लोगों को ना उनका वो रहता है ना कि आर्गुमेंटेशन की समझ थोड़ी बढ़ जाएगी। अगर वो ये जान जाएँगे ना कि क्या ये सारी मिस्टेक्स रहती हैं, अगर वो इसको अवॉइड करना सीख जाएँगे, तो उनके ना वो 1 और मिनट, वो 1 एक मिनट, 1 मिनट, 1 रिफाइन। मिनट, 1 यस। मिनट। मैं एक सवाल पूछता हूँ कि तुम उन लोगों से क्या उम्मीद करते हो जिनको लॉजिक क्या है ये समझ में नहीं आता है, तो वो लॉजिकल फैलेसी क्या है ये क्या समझेंगे? मेन पॉइंट ये तो नहीं, सोचो, नहीं, जिसको नहीं लॉजिक मैं समझ उ में नहीं आता। नहीं, नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, जो कि जिनको लॉजिक समझ नहीं आता, मैं उनकी उनसे उनसे बात नहीं कर रहा, जो अपने दर्शक है, जो कि आर्गुमेंटेशन की समझ रखते हैं, जो कि एक्चुअली लॉजिक की समझ रखते हैं, उनको जिनको आर्ग्यू करना है एक्चुअली में, जो इतनी की समझ रखते हैं आर्गुमेंटेशन की, उनके लिए बता रहा हूँ कि वो कैसे अच्छे से रिफाइंड होकर है कि रिफाइंड आर्गुमेंट दे सकते हैं विदाउट कमिटिंग एनी मिस्टेक्स। अगर वो ये जान जाते हैं कि क्या-क्या मिस्टेक होती हैं आर्गुमेंटेशन करते वक़्त, तो वो अगर उसे अवॉइड करेंगे तो उनसे उनकी अगली डिस्कशन जो होती है ना, उनकी आर्गुमेंटेशन कैपेसिटी, डिबेट की कैपेसिटी और बेटर हो जाती है। ओके, सो अभी हम्म। मैं इसी रिमार्क के साथ इसे एंड करूँगा। अगर ब्रॉली भाई कोई फाइनल रिमार्क्स है तो आप बोल लीजिए, उसके बाद मैं एंड करूँगा इसे।
नहीं, मेरे तरफ से तो आज के यही रहेगा कि आज हमने 2-3 फैलेसीज़ दिखाए हुए हैं, उसको जाके लोग खुद से आके एक बार स्टडी करें, वेरीफाई करें और जब भी वो आर्गुमेंट और डिबेट करें, तो उस ऐसी फैलेसीज़ को वो खुद से कंडक्ट ना करें ताकि उनमें डिबेटिंग स्किल्स इम्प्रूव हो सके। इसी के साथ बोलना चाहूँ मैं अपना खत्म करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, जय हिंद और सभी लोगों को शुभ रात्रि।